मैं हूं अरविंद मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं अपना चैनल हेलो सर एजुकेशन। और आज हम आपको बताएंगे ये हिंदी काव्य के इतिहास के विषय में, जो कि कक्षा 9, 10, 11, 12 चारों क्लास के बच्चों के लिए परीक्षा की दृष्टि से, जानकारी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें हर परीक्षा में कोई न कोई आपको प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं आपका हिंदी काव्य का इतिहास। और इसके हिंदी काव्य के इतिहास को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, इसे हम अपनी भाषा में वीरगाथा काल कहते हैं। ये सन 1050 से 1375 तक रहा। दूसरा पूर्व मध्य काल, इसे भक्ति काल के नाम से जाना गया। ये 1375 से 1700 तक रहा। ये सब संवत में लिखे हुए हैं, सन में नहीं लिखे हैं। अगर आपको इनकी सन बनानी हो तो पहले मैंने बताया था, आपको पहले बता चुका हूं कि 57 घटा देना प्रत्येक सन संवत से, तो सन आ जाएगा। तीसरा है उत्तर मध्य काल, इसे हम रीति काल के नाम से जानते हैं। ये सन 1700 से सन 1900 तक चला और सन 1900 के बाद आधुनिक काल कहा गया। इसे गद्य काल भी बोला जाता है। अब हम बात करेंगे इन चारों में से सबसे प्रमुख आदिकाल पूर्व वीरगाथा काल की, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, पहला भी है और यहीं से काव्य की शुरुआत होती है। सबसे पहले माना जा रहा है कि सन 769 ईस्वी सरहपा द्वारा कविताओं का प्रारंभ किया गया था। सरहपा द्वारा पहले कविताओं की रचना शुरू की गई थी और ये काल जो है दिसंबर 1050 से चला और 1375 तक चला है। ये बड़ा महत्वपूर्ण काल है और इसे आदिकाल कविता की दृष्टि से यहाँ से शुरुआत होती है, लेकिन इसे वीरगाथा काल भी बोला गया। वीरगाथा काल का मतलब, वीर माने आप सभी लोग जानते हो, वीर माने होता है बहादुर, और गाथा माने उनकी कहानियां, यानी बहादुरों की कहानियां के नाम से भी समझ सकते हो। वैसे नाम इसका वीरगाथा काल ही रखा गया। अब वीरगाथा काल क्यों रखा गया है कि ये जिस समय ये 1050 संवत से 1375 के बीच का समय रहा है, ये भारत में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, जो सम्राट हर्षवर्धन थे उनकी मृत्यु के बाद, ये उनके शासन समाप्त होने के बाद यहाँ पर राज्यों के छोटे छोटे राज्य बढ़ते चले गए। आपस में विभेद होने लगा। छोटे छोटे राज्य आपस में छोटी छोटी बातों के लिए, अपनी प्रतिस्पर्धा के लिए आपस में लड़ने लगे। लड़ने का परिणाम ये होता है, जब भी लड़ाई होती है दो पक्षों के बीच में, तो दोनों ही पक्षों का बड़ा नुकसान। कैसे? आप मान लीजिए कि ऐसे एग्जाम्पल हम देते हैं। मान लीजिए एक पक्ष से लड़ाई हुई तो 1000 सैनिक थे, दूसरे पक्ष के पास 1500 सैनिक थे। दोनों में लड़ाई हुई तो अगर मारे जाएंगे, अगर 800 इसके मारे जाएंगे तो पता लगा 800 इसके भी लगभग मारे जाएंगे, तो कुल मिलाकर के टोटल संख्या आती है 2500 और मारे गए 1600। अब शेष कितने रह जाते हैं? 900। ये दोनों पक्षों की वही हम अनुमानित मान लेते हैं। जब दो पक्षों के बीच में लड़ाई होती है तो रिजल्ट दोनों तरफ से विनाश होता है। एक तो बिल्कुल खत्म हो जाता है, एक बिल्कुल फिनिश हो जाता है, लेकिन और उसके जितने भी धंधे, खेती है, बाड़ी थी, जो कुछ भी था, उद्योग धंधे थे, आपका व्यवसाय थे, सब नष्ट हो जाते थे। लेकिन दूसरा भी मृत प्राय हो जाता था, आधा जीवित आधा मरा हुआ। जब उसके पास कुछ रह ही नहीं गया। और दूसरी उससे बड़ी त्रासदी क्या शुरू हुई, उसके यहाँ पर जब दोनों तरफ के लोग लड़ते थे तो वहां उस समय के एक तो वहां पर मरने वालों की संख्या ज्यादा होती थी, चीख पुकार जाते थे, लेकिन साथ ही उस समय के कवि जितने भी थे, कवि थे, भाट या चारण हुआ करते थे। कवि जो होते थे या तो भाट होते थे या चारण होते थे, क्योंकि ये राजाओं के यहाँ ही रहते थे। ये राजाओं के यहाँ से ही अपना वेतन लेते थे।
राजाओं के यहाँ का ही खाना खाते थे और राजाओं की ही प्रशंसा में लिखते थे। और जब उसमें युद्ध ज्यादा होते थे, जब युद्ध ज्यादा होते थे तो जाहिर सी बात है वो युद्धों का ही वर्णन ज्यादा करते थे। इस समय जितनी भी लड़ाइयां हुई सब में कवियों ने युद्धों का बिल्कुल सजीव वर्णन किया, कैसे होता है, क्या होता है। ये पूरा शुरू से आखिर तक युद्धों का वर्णन किया गया। और वीर रथ के युद्ध में विशेष करके आल्हा नामक छंद का प्रयोग किया गया। आल्हा छंद, इसका प्रयोग किया गया। आल्हा छंद आप लोग जानते हो, वीर रस का सबसे बड़ा उदाहरण है। जो कोई भी आपकी आल्हा की लाइन जो है वीर रस से परिपूर्ण होती है। अगर आपको वीर रस का कोई जंप लिखना है तो सीधे सीधे आल्हा लिख दीजिएगा। और साथ ही इस समय युद्धों के वर्णन के साथ साथ अतिशयोक्ति का भी प्रयोग हुआ। इनमें अपने आश्रयदाता राजा की प्रशंसा में खूब बढ़ा चढ़ा के लिखा है। अब आप कहोगे आल्हा छंद क्या है? अगर जो पुराने लोग होंगे, जिनके घर में बुजुर्ग होंगे, वो अच्छी तरीके से जानते होंगे। हो सकता है नई पीढ़ी के लोग कम जानते हो। अब इस छंद के लिए इन्होंने जिस समय जो लिखे गए हैं, ग्रंथ लिखे हैं, एक तो चंद्रवरदाई, इन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथों की अलग अधिक रचना की है। ज्यादातर ग्रंथ रासो ग्रंथ है। नरपति नाल ने 20 रासो लिख दिया, जगदीप ने आलखंड लिख दिया, दलपति ने खुमान रासो लिख दिया। ये महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। आप लोग इन पुस्तकों के नाम और इनके रचयिताओं के नाम जरूर याद कर लें, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी इनका प्रयोग होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इनसे आते हैं। ये चंद्रवरदाई, ये चंद्रभाट के नाम से भी जाने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो लिखा। ये पृथ्वीराज के यहां ही रहते थे, उन्हीं के राज्य में रहते थे, तो इसीलिए उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा और काफी बड़ा चढ़ा के लिखा, यानी कि वीरता का बखान किया। नरपतनाल ने बीसादेव को लिखा। जगदीप ने पूरा आलखंड लिख डाला। आलखंड मतलब आल्हा, उदल, मलखान जितने भी थे योद्धा, जगदीप ने लिख डाला। और दलपत ने, विजय ने खुमान रासो लिख डाला। मतलब कुल मिलाकर के इस समय रासो ग्रंथों की रचना की गई और रासो ग्रंथ सब वीर रस से परिपूर्ण थे। या तो आसे राजा की प्रशंसा कर रहे हैं या युद्धों का सजीव वर्णन कर रहे हैं। केवल आदिकाल, इसीलिए इसको वीर गाथा का